दुनिया में हमें आए हुए 20 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट, है ना। और उस 20 साल में कभी ना कभी मिनिमम एक बार तो हमने एक ऐसे बच्चे को देखा ही होगा जीवन में जो क्लास में सबसे आगे जाके बैठता है, रोज होमवर्क करके आता है, रोज स्कूल आता है, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। इन शॉर्ट शर्मा जी का लौंडा है। तो ये जो शर्मा जी का लौंडा है, ये जो शर्मा जी का लौंडा है, इसी को हमारी टीचर क्या कहती हैं, देखो सीखो कितना वेल बिहेव्ड बच्चा है वो, है ना। तो यही वेल बिहेव्ड बच्चे के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं ना। बच्चे के बारे में नहीं, वेल बिहेव्ड हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसे वेव फंक्शन हैं जो कि वेल बिहेव्ड होंगे और बाकी सारे वेल बिहेव्ड नहीं होंगे। तो आज हम उन्हीं वेल बिहेव्ड वेव फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो हेलो एवरीवन, दिस इज मोहित और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेल बिहेव्ड या फिर फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन के बारे में। तो जैसा मैंने इंट्रो दिया कि वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन का वो शर्मा जी के लौंडे से, तो जो शर्मा जी का लौंडा होता है क्लास में एक्सेप्टेबल वही होता है हमारी टीचर के हिसाब से, बस वैसे बच्चा चाहिए उनका तो सारे हैं। तो ऐसे ही हमको वेव फंक्शन भी बस ऐसे ही चाहिए था, एक्सेप्टेबल या फिजिकली एक्सेप्टेबल। हमारी रियल लाइफ में फिजिकली एक्सेप्टेबल जो वेव फंक्शन होंगे वो सिर्फ वेल बिहेव्ड वाले ही होंगे। तो इसको आप वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन कहो, फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन कहो, एक ही बात है। अब ये फिजिकली एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि अपने को पढ़नी है ना। तो सबसे पहली तो प्रॉपर्टी है कि ये जो वेव फंक्शन है हर पॉइंट पे, हर जगह पर फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। क्या मतलब हुआ, अभी समझते हैं। मान लो कि फाइनाइट ना लेकर के मैं किसी पॉइंट पर इस वेव फंक्शन को इनफाइनाइट कर दूं, ठीक है। इनफाइनाइट कर दिया मैंने, मतलब जैसे कि थोड़ा ग्राफ से समझे, क्योंकि इसमें अगर क्वेश्चन भी आएंगे वो भी ग्राफ से आएंगे, है ना। तो मान लो कुछ ऐसा वेव फंक्शन है मेरा साई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं ग्राफ बना रहा हूं और मैंने इसको ऐसा बना दिया, ऐसा। जब मैंने ऐसा बनाया तो इसका मतलब क्या है कि एट x इक्वल्स टू 0 जो मेरा साई ऑफ x है वो इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है ना। इसका मतलब तो यही हुआ। तो अगर मेरा x इक्वल्स टू 0 पे साई x इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है, व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते थे, हमने पिछली क्लास में सीखा था। प्रोबेबिलिटी होता है इंटीग्रल ऑफ साई स्टार साई dx, या तो ऐसे निकालते हैं या फिर मॉड साई का स्क्वायर dx, ऐसे निकालते हैं। किसी एक तरीके से हम प्रोबेबिलिटी को निकालते हैं। तो जब हम यहां साई स्क्वायर dx करेंगे, साई की वैल्यू यहां इनफाइनाइट है तो साई स्क्वायर की भी इनफाइनाइट हो जाएगी। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या आ जाएगी, इनफाइनाइट। क्या प्रोबेबिलिटी कभी इनफाइनाइट आ सकती है? नहीं, प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या आएगी, प्रोबेबिलिटी हमेशा आएगी हमारी 0 से लेकर 1 तक। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 तक नहीं आ रही, तो इसलिए ये फंक्शन जो है हमारा फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो जहां पर भी इनफाइनाइट आ जाए वहां पर फंक्शन कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। अब एक सवाल जो आपको यहाँ पर डाउट आएगा वो ये है कि यार ठीक है, इनफाइनाइट नहीं, मान लो कुछ फाइनाइट आ गई, ये आ गया प्रोबेबिलिटी 3 आ गई, तो क्या वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि मैंने यहाँ फाइनाइट लिखा है, फाइनाइट का मतलब तो प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 3 भी एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, लेकिन प्रोबेबिलिटी कभी 3 भी नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर ये जो वेव फंक्शन है ना वो हमारा एक्सेप्टेबल ही होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो वेव फंक्शन है ना हमारा, ये असल में यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड नहीं है, ठीक है, नॉर्मलाइज्ड नहीं है। और नॉर्मलाइज्ड होने का मतलब क्या है वो हमने पिछली क्लास में थोड़ा समझा था, लेकिन इस क्लास में हम उसके क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। लेकिन फिर भी अभी के लिए ये समझो कि अगर फाइनाइट आ रहा है तो वो एक्चुअली एक्सेप्टेबल है, ठीक है। उसके साथ मतलब कुछ कांस्टेंट लग जाएगा तो वहां पे प्रोबेबिलिटी 1 के करीब मतलब 0 to 1 आ जाएगी, है ना। तो चलो ठीक है, तो हमको ये फर्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया कि फाइनाइट हमको क्या चाहिए, अपना वेव फंक्शन हर पॉइंट पे फाइनाइट चाहिए।
इनफाइनाइट नहीं चलेगा। ठीक है, इस पॉइंट को जल्दी से नोट कर लो, 1 2 3 मैं मिटा रहा हूं। चलो, तो अगर अपने को ये समझ में आ गया, तो अपन क्या करेंगे, सिंगल वैल्यूड को देखेंगे। सिंगल वैल्यूड होने का क्या मतलब है? सिंगल वैल्यूड होने का यार नाम से ही समझ में आ रहा है कि हर एक पॉइंट पर एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अच्छा, बचपन में हमने रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ा था, याद है? तो रिलेशन एंड फंक्शन में हमने क्या पढ़ा था? रिलेशन एंड फंक्शन में हमने पढ़ा था कि फंक्शन वो होता है जिसमें एट वन वैल्यू ऑफ एक्स, एट वन, कितना छोटा लिख रहा हूं मैं, फंक्शन वो होता है जहां पर एट वन वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एक वैल्यू पर वी गेट वन वैल्यू ऑफ वाई, हमको वाई की भी एक ही वैल्यू मिलती है, उसी को अपन फंक्शन कहते हैं, अगर आपको याद हो, है ना? तो इसका मतलब क्या है, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लो मैंने कुछ ऐसा वेव फंक्शन बनाया, ठिश 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 ठिश, है ना? अगर इसको ध्यान से देखोगे, ये किस किस के बीच में ग्राफ है? पहली बात तो वेव फंक्शन वर्सेस एक्स के बीच में। अगर इसको ध्यान से देखोगे तो कोई एक वैल्यू ऑफ एक्स ले लो, ये, इसके ऊपर वाई की कहीं सारी वैल्यूज आ रही हैं, वेव फंक्शन की कहीं सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो ये एक्चुअली तो फंक्शन ही नहीं है। हम बात वेव फंक्शन की कर रहे हैं और एक्चुअली तो ये कोई फंक्शन है ही नहीं, ये तो रिलेशन हो गया, है ना? तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये तो हमने मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ लिया, अभी फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लेते हैं कि क्यों ये एक्सेप्टेबल नहीं है ना? तो अगर आप देखो तो वेव फंक्शन के एक एक्स की वैल्यू पर बहुत सारी वैल्यूज है, बहुत सारी, है ना? तो जब इतनी सारी वैल्यूज है तो आप जब प्रोबेबिलिटी निकालोगे, प्रोबेबिलिटी में आप क्या करते होगे, साई स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करते हो, है ना? तो जब आप साई स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ साई की कौन सी वैल्यू डालोगे? एक्स की इस वैल्यू पर तो साई की बहुत सारी वैल्यू है, कौन सी डालोगे? तो ऐसे तो प्रोबेबिलिटी भी बहुत सारी आ जाएंगी, है ना? तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं है, इसलिए हमारा ये वेव फंक्शन भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो हमारा पहला पॉइंट ये समझ में आ गया कि हमारा सिर्फ वही वेव फंक्शन वैलिड होगा जो कि फाइनाइट है और सिंगल वैल्यूड है। ठीक है, ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक, तो दूसरा देखते हैं आप। दूसरा क्या है हमारा पॉइंट? दूसरा पॉइंट है, ये भी उतार लेना था, अब थोड़ा बैक करके कर लेना, कोई नहीं। दूसरा पॉइंट है कि वेव फंक्शन हमेशा ही कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। वेव फंक्शन क्या होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस, मतलब कहीं पर भी ब्रेकेज ना आए। मतलब क्यों? एग्जाम्पल, जैसे कि मान लो मैंने ऐसा कुछ वेव फंक्शन बना दिया, साई वर्सेस एक्स, ठीक है? जब अपन ने ऐसा साई वर्सेस एक्स का कोई वेव फंक्शन बनाया और हमने इस पे लेट से कुछ ऐसा वेव फंक्शन है ना, कुछ ऐसा है। अब जब ये साई ऑफ एक्स कुछ ऐसा है तो आप देख रहे हो यहाँ कहीं भी ब्रेकेज नहीं है, कहीं भी ब्रेकेज नहीं है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो मैंने ब्रेकेज ला दी, मैंने यूं कर दिया, अब यहां से यहां मान लो ये पॉइंट तुम्हारा A और ये पॉइंट तुम्हारा B, तो इन बिटवीन A टू B, इन बिटवीन A टू B, psi does not have any value, तो psi की कोई वैल्यू ही नहीं है, वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा किसी रीजन के अंदर, अच्छा वेव फंक्शन कहां से आया था? हमने कोई इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारा, जैसे इलेक्ट्रॉन को फेंक के मारा उससे एसोसिएटेड एक वेव थी, उस वेव को डिस्क्राइब करने के लिए ये वेव फंक्शन आ रहा था। अगर किसी समय में या किसी पॉइंट पर वेव फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, यही तो मतलब हो गया, है ना? इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा था, तभी तो वेव फंक्शन है नहीं। लेकिन ऐसा तो है नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं तो होगा ना। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो वेव फंक्शन है वो अगर वेव फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाए तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमको वेव फंक्शन क्या चाहिए? हमेशा कॉन्टिन्यूअस। तो हमको सेकंड पॉइंट भी समझ में आ गया, इसको भी जल्दी से उतारो।
अब रह गया हमारा लास्ट पॉइंट, और वो है कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए साई का, जो हमारा वेव फंक्शन था साई, इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होना चाहिए। अच्छा, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे कैसे कर सकते हो, या तो पोजीशन के रिस्पेक्ट में करोगे या समय के रिस्पेक्ट में करोगे। पोजीशन के रिस्पेक्ट में करोगे तो तीन चीजें हैं, डी साई dx है, डी साई dy है और डी साई dz है, ये तीन चीजें हैं, है ना। और अगर समय के रिस्पेक्ट में करोगे तो आएगा डी साई dt। तो हमारा तीसरा पॉइंट है कि जो ये फर्स्ट डेरिवेटिव हैं ये सारे भी हमारे फाइनाइट भी होने चाहिए और सिंगल वैल्यूड भी होने चाहिए। मतलब कि इनकी जो भी वैल्यू आएगी वो इनफाइनाइट नहीं हो सकती एक तो, और दूसरी बात एक ही वैल्यू आए। ऐसा नहीं कि अगेन अगर आप यहाँ डी साई dt बना रहे हो लेट्स से, तो किसी एक x पर इसकी बहुत सारी वैल्यूज आते हैं, नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, तो अब इसको कैसे समझे हम, इसको भी समझना बहुत आसान है। देखो, अब समझने इसको दो तरीके हैं एक्चुअली। एक तो हम ऑपरेटर्स से समझ सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमने अभी ऑपरेटर्स को नहीं पढ़ा है ना, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि हमारे जितने भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल्स हैं, मतलब कि जैसे कि मोमेंटम हो गया या काइनेटिक एनर्जी हो गई, मोमेंटम हो गया, काइनेटिक एनर्जी हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये जितने भी फिजिकली ऑब्जर्वेबल्स हैं, इन सब का क्वांटम मैकेनिक्स में कोई ना कोई एक ऑपरेटर होता है ना। जैसे मोमेंटम का जो ऑपरेटर होता है वो होता है माइनस आयोटा एच कट ऑफ डेल बाय डेल एक्स, अगर 1D में लिख रहे हैं तो, ठीक है। साफ साफ लिखूं क्या, मोमेंटम का जो ऑपरेटर है अपना, मोमेंटम का जो ऑपरेटर है वो है माइनस आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स ऑफ दैट साइड। मतलब कि हम वेव फंक्शन के ऊपर, जो भी हमारा वेव फंक्शन होगा उसके ऊपर ये चीज ऑपरेट करा देंगे और हमारा उस पार्टिकल के वेव का जो भी मोमेंटम होगा वो निकल करके आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें तो काइनेटिक एनर्जी का होता है आयोटा एच कट डेल डेल टी ऑफ साइड, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों से ही समझना चाहो तो बड़े आराम से समझ सकते हैं हम कि देखो, अगर तो हमारा ये जो डेल साई डेल एक्स है वो इनफाइनाइट हो गया, है ना। अगर तो वो इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब कि जो मोमेंटम है वो इनफाइनाइट हो गया, नॉट पॉसिबल। अगर वो सिंगल वैल्यू नहीं हुआ, डेल साई डेल एक्स जो है वो सिंगल वैल्यू नहीं हुआ, तो मतलब कि अलग अलग आए जा रहे हैं, तो मोमेंटम की अलग अलग वैल्यू आ जा रही है एक ही पॉइंट पे एक ही समय पर, है ना, जो कि नहीं पॉसिबल। सिमिलरली एनर्जी के लिए भी यही कि डी साई dt जो है, डी साई dt अगर तो वो इनफाइनाइट हो गया तो एनर्जी इनफाइनाइट हो गई, और अगर वो सिंगल वैल्यू ना रहा, मतलब कि अलग अलग आए जा रहा है, तो एनर्जी भी अलग अलग आती रहेगी उसी पॉइंट पर, उसी समय पर, एटसेट्रा, है ना। एक ही पॉइंट पर एक ही समय पर जब एनर्जी निकालोगे तो एक ही तो आनी चाहिए, लेकिन वो अलग अलग आ रही है, मतलब कि कुछ गलत है। तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है डेल साई डेल एक्स, डेल साई डेल वाई और डेल साई डेल जेड और डेल साई डेल टी भी, ये सब के सब फाइनाइट भी होने चाहिए और सिंगल वैल्यूड भी होने चाहिए, ओके। तो इसके बाद तो मतलब हमको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया। अच्छा, आगे वाले पॉइंट्स को समझने से पहले एक चीज मैं बताना भूल गया, जो हमने लास्ट पॉइंट डिस्कस किया, थर्ड पॉइंट हमारा, उसमें एक तो हम ऑपरेटर्स की हेल्प से समझ सकते हैं उनको, लेकिन क्योंकि ऑपरेटर्स हमने अभी नहीं पढ़े हैं तो हम इसको श्रोडिंजर्स इक्वेशन की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। जो हमारी श्रोडिंजर्स इक्वेशन होती है वो क्या होती है, माइनस एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल 2 साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस v ऑफ x इंटू साई ऑफ x इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी। ये इक्वेशन होती है। तो अब देखो इस इक्वेशन में आप देख लो, इस इक्वेशन के अंदर ये जो डेल साई डेल टी है इसको फाइनाइट होना ही पड़ेगा, है ना। अगर फाइनाइट नहीं हुआ, इनफाइनाइट हो गया, तो ये इक्वेशन नहीं होल्ड कर पाएगी। इन्फिनिटी इक्वल्स टू इन्फिनिटी वो सब क्या इनडिटरमिनेंट टाइप की फॉर्म हो जाती है, तो इक्वेशन नहीं होल्ड कर पाएगी। तो डी साई dt हमारा हमेशा क्या होना चाहिए, मतलब फाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली ये सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए। सिंगल वैल्यूड क्यों, क्योंकि अगर एक ही समय पर एक ही पॉइंट पर, है ना, अलग अलग वैल्यूज आए जा रही हैं तो अगेन इक्वेशन खराब हो जाएगी हमारी, है ना। क्योंकि एक बार हमने डाला वो अलग आ रहा है, दूसरी बार डाला फिर अलग आ रहा है, तो मतलब कि इक्वेशन गलत हो गई, ऐसा समझ लो, है ना।
जो कि नहीं है, इक्वेशन सही है, हमने बड़ी जगहों पे लगा के देखी, सही है। तो इसका मतलब डी साई डी टी जो है वो सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट हमारा, अगर इसको देखें तो ये असल में है डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, और डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, डेल बाय डेल एक्स ऑफ डेल साई बाय डेल एक्स, है ना, ये मतलब हो गया। तो अगेन इसके अंदर हमारा ये जो डेल साई बाय डेल एक्स है, इसको हमारा फाइनाइट भी होना चाहिए, इनफाइनाइट हो गया तो अगेन खराब हो गया काम, तो फाइनाइट भी होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड भी होना चाहिए, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि डी साई डी एक्स, डी साई डी वाई और डी साई डी जेड, मतलब कि साई के फर्स्ट डेरिवेटिव्स जो हैं वो सब कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसके अंदर नोटवर्दी पॉइंट ये है कि डी साई डी टी इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है। मतलब डी साई डी टी जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो या ना हो चलता है, मगर ये सब जो है ये कॉन्टिन्यूअस होने चाहिए, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगेन इसको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से समझते हैं। मान लो हमारे पास इक्वेशन है माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल टू साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स साई एक्स इक्वल्स टू आयोटा एच कट डेल साई बाय डेल टी, ठीक है। ये इक्वेशन है अपनी मस्त सी। इस इक्वेशन के अंदर अगर आप देखो तो ये जो डी साई डी टी है ये तो अकेला बैठा हुआ है, इसको और किसी से कोनो मतलब ना है, यो अकेलो है। तो ये भैया अपने अकेले हैं, इनकी हर पॉइंट पे कोई ना कोई एक वैल्यू जरूर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये शुड हैव अ वैल्यू, इसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, मगर वो कॉन्टिन्यूअस है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डजंट मैटर इफ इट इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट, डजंट मैटर इफ इट्स नॉट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो ये अगर कॉन्टिन्यूअस ना भी हो तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस इक्वेशन में। मगर अगर डी साई डी एक्स या डी साई डी वाई या डी साई डी जेड, इन तीनों में से कोई एक भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, है ना, इन तीनों में से कोई एक भी डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया, तो ये जो एक टर्म है डेल टू साई बाय डेल एक्स स्क्वायर, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगी, ठीक है। ये एग्जिस्ट कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि हमको अगर किसी चीज का डिफरेंशिएशन करना है, और वो बीच में से ब्रेकेज आ जाए, देखो मानो ऐसा कुछ है, ऐसा कोई वेव फंक्शन है, तो इस पार्ट के अंदर डिफरेंशिएशन करोगे कैसे भाई, है ना, कोई वैल्यू नहीं है, क्या किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे। तो इसको अगर एग्जिस्ट करना है तो इन सब को कॉन्टिन्यूअस होना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा वेव फंक्शन वेल डिफाइंड होगा, वेल बिहेव्ड होगा, है ना। तो जैसे हमारा कोई बच्चा है पढ़ने वाला, शर्मा जी का लौंडा, तो वो जो शर्मा जी का लौंडा है वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस रहता है, तुम देखना वो हमेशा काम करके आता है रोज क्लास में, है ना। तो तुमको भी वैसा बनना पड़ेगा, तब जाके कुछ सिलेक्शन होगा। तो इसलिए अपने को कॉन्टिन्यूअस रहना है और हमारे डेरिवेटिव्स को भी कॉन्टिन्यूअस रहना है, तभी जाके काम बनेगा, ठीक है। अगला लास्ट पॉइंट है कि साई मस्ट बी स्क्वायर इंटीग्रेबल। सब कुछ मिटा देता हूं बाकी की बकवास, है ना, उतारना है तो जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारा जो साई है, वेव फंक्शन है, वो होना चाहिए स्क्वायर इंटीग्रेबल। अब ये स्क्वायर इंटीग्रेबल होने का मतलब क्या है कि जब इसका एक तरह से स्क्वायर करोगे ना, मतलब कि आपके पास वेव फंक्शन था साई, उसका जब आपने स्क्वायर किया मॉड का, तो साई स्क्वायर, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे किसके साथ करोगे, कोई dx एलिमेंट के साथ करोगे, है ना। अगर आप 1D में बात कर रहे हो तो साई स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करोगे, या 3D में बात कर रहे हो तो साई स्क्वायर dv का वॉल्यूमेट्रिक इंटीग्रेशन करोगे, है ना। ये जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे ये हमेशा फाइनाइट आना चाहिए, ठीक है। अगर ये फाइनाइट आ रहा है तब ही हमारा जो क्या नाम है वेव फंक्शन है वो क्या होगा, वो वेल बिहेव्ड होगा या फिर फिजिकली एक्सेप्टेबल होगा, है ना। और इसका रीजन क्या हुआ, सिंपल भाई, अगर आपका ये इनफाइनाइट आ गया, है ना, तो ये जो चीज है एक तरह से प्रोबेबिलिटी देती है। अच्छा मैंने साई स्क्वायर लिखा था,
साई स्क्वायर को ही साई स्टार साई भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखा है साई स्टार साई इनटू साई डीवी इन ऑल स्पेस, पूरे के पूरे स्पेस में अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो वो चीज हमेशा फाइनाइट देनी चाहिए। सिमिलरली अगर मैं साई स्टार साई डीएक्स को इंटीग्रेट करूं 1D में करूं माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो वो भी फाइनाइट होनी चाहिए। तो अब क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें एक तरह से प्रोबेबिलिटी का कुछ बता रही थी ना, प्रोबेबिलिटी बता रही थी, है ना। एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फाइनाइट क्यों है, 1 क्यों नहीं है, वो अभी नॉर्मलाइजेशन पे और हम चर्चा करने वाले हैं, उसमें देख लेंगे, है ना। तो ये फाइनाइट होनी चाहिए, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो इसका एक एग्जाम्पल बता देता हूँ छोटा सा, उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक। चलो मान लो मेरे पास कुछ ऐसा सा फंक्शन है, ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करोगे तो ये इसको y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को, या फिर सॉरी साई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ले लो, साई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो साई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को जब आप इंटीग्रेट करोगे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, साई स्टार इंटू साई, साई स्टार इंटू साई, तो मतलब कि एक तरह से x की पावर 4 हो गया ये, तो यहाँ पर हो गया x की पावर 4 dx का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया x की पावर 5/5 और वो हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो मतलब कि इनफाइनाइट माइनस माइनस इनफाइनाइट, तो एक तरह से इनफाइनाइट का आंसर आ रहा है। तो ये कभी भी हमारा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं देगा, ये कभी भी एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं देगा। तो हमारे एक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस कैसे होंगे, दिखेंगे कैसे, अभी उन्हीं क्वेश्चंस पे हम आने वाले हैं। मगर इतना याद रखो कि जब भी किसी चीज की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है, जैसे कि एक्स स्क्वायर में बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, वो कभी भी आपका एक्सेप्टेबल तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर आप उसके नीचे का एरिया निकालोगे, साई स्क्वायर का नीचे का एरिया निकालोगे, वो तो इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। अगर कोई चीज बढ़ती जा रही है उसका एरिया निकालो नीचे का, तो इनफाइनाइट आएगा, इनफाइनाइट आएगा मतलब कि इंटीग्रेशन करके फाइनाइट नहीं आ रहा, मतलब कि गलत हो गया, है ना। तो अब हम देखते हैं, अब हम फाइनली उन क्वेश्चंस पे आते हैं जो कि हमारे पेपरों में भी आते हैं, ठीक है। तो चलो जी, अब आपको करनी है शर्मा जी के लौंडे की परख, है। तो हमने शर्मा जी के लौंडे की क्या क्या प्रॉपर्टीज पढ़ी। एक तो भाई साहब वो फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, जो वेव फंक्शन है वो या फिर जो लौंडा है फाइनाइट होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, रोज मेहनत करनी चाहिए उसको, उसका डेरिवेटिव भी कर दो, चाहे एक्स के द्वारा चाहे तुम्हारा टी के द्वारा, तो भी वो फाइनाइट होना चाहिए और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, ठीक है। सिंगल वैल्यूड, नॉर्मल सिंगल वैल्यूड नहीं चलेगा, पूरा फॉरएवर सिंगल है, मतलब सख्त लौंडा टाइप, ठीक है। तो वैसा सा चाहिए। उसके बाद डी साइड डीएक्स किया, वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, डी साइड डी टी कॉन्टिन्यूस ना भी हो वो भी चल जाएगा, और लास्ट ये जो है हमारा स्क्वायर इंटीग्रेबल होना चाहिए। स्क्वायर इंटीग्रेबल का मतलब है कि उसको पूरा का पूरा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करो, तो उसकी कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन क्वेश्चंस में हम इसको कैसे करेंगे अब देखते हैं। जल्दी से आपके पास है 2 सेकंड का टाइम, जल्दी से पॉज करो और बताओ इनमें से कौन कौन सा जो है वो हमारा वेव फंक्शन वेल डिफाइंड है या वेल बिहेव्ड है, ठीक है। जल्दी से सोचो। चलो मैं बताता हूँ। पहले आए हम इस पे, ये बंदे ने तो पहले पॉइंट को ही नकार दिया। इसमें साई की वैल्यू हो जा रही है इनफाइनाइट। अगर साई की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, इसका क्या मतलब है कि कभी भी ये तो हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि यहाँ फाइनाइट होना चाहिए था और यहाँ पर इनफाइनाइट हो गया। दूसरा ये रहा, इसमें क्या है, जो वेव फंक्शन गया वो एकदम से यहाँ पहुंच गया, फिर ऊपर नीचे ऐसे गया है। अब देखो इसके अंदर क्या सीन है, हमको ये नहीं बोल रखा कि जो x की ये वाली वैल्यू है उस पर हमारा आंसर ये है या ये है। तो एक तरह से ये मल्टी वैल्यूड हो गया। मल्टी वैल्यूड को समझ रहे हो ना, सिंगल वैल्यूड नहीं है कि x की एक वैल्यू पे कोई एक वैल्यू नहीं है, x की एक वैल्यू पर दो वैल्यूज हैं। तो ये भी हमारा क्या नाम है, एक्सेप्टेबल तो नहीं होगा, गया, ठीक है। अगला ये रहा। अब देखो ये जो है, चलो इससे पहले ये समझ लेते हैं, हाँ? ये जो है हमारा, ये इसके अंदर क्या सीन हो रहा है, मस्त ये कॉन्टिन्यूअस भी है, कहीं भी ब्रेकेज नहीं आ रही, मस्त एकदम यहां से यहां तक चले जा रहा है, कोई ब्रेकेज नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। लेकिन ये आपका साई वर्सेस एक्स है ना। जब आप साई स्क्वायर वर्सेस एक्स करोगे वो भी कुछ ऐसे ही आ जाएगा।
मगर जब आप उसका एरिया निकालोगे, ये एरिया निकालोगे, ये सब तो ऐड अप हो जाएंगे ना, और एरिया तो इनफाइनाइट आ जाएगा, क्योंकि एरिया तो घट रहा ही नहीं, मतलब ये एरिया तो उतना ही है, तो एरिया कभी घट ही नहीं रहा। एरिया अगर घट नहीं रहा तो ये जो फाइनल एरिया है आपका साइड स्क्वायर का, साइड स्क्वायर के नीचे के ग्राफ का, वो इनफाइनाइट आ जाएगा, और इसलिए ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा इसको देखते हैं हम। ये जो है ये हमको लग रहा है काफी हद तक एक्सेप्टेबल है ना, काफी हद तक एक्सेप्टेबल, लेकिन अगेन इसमें भी ये देखो, ये साई वर्सेस एक्स का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? साई वर्सेस एक्स का। जब आप साई स्क्वायर वर्सेस एक्स का ग्राफ निकालोगे, साई स्क्वायर वर्सेस एक्स का ग्राफ निकालोगे, तो ये जो नेगेटिव वाले हैं ना, ये भी पॉजिटिव में हो जाएंगे, है ना, ये भी पॉजिटिव में हो जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ भी ग्राफ बनेगा, लेकिन एरिया फिर इसका भी इनफाइनाइट ही आएगा। लेकिन सिर्फ यही रीजन नहीं है इसके एक्सेप्टेबल ना होने का, एक और रीजन है कि इसमें ना देखो ये कॉन्टिन्यूअस तो है, कॉन्टिन्यूअस तो है नो डाउट, है ना, कहीं ब्रेकेज नहीं आती, लेकिन ये इसका अगर आप वो करोगे, क्या नाम है, इसका डी साइड dx करोगे ना, इस डी साइड dx वगैरह करोगे, तो वो कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा, वो कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगा। और उसको हम चेक कैसे करते हैं? हम उसको चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी से। किससे? डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है, एक जल्दी से रिविजिट कर लेते हैं अपना 11वीं का। तो डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि किसी भी पॉइंट पर ऐसे एज ही नहीं होनी चाहिए, जैसे यहां पर इस पॉइंट पर एकदम एज आ रही है ना, तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्यों डिफरेंशिएबल नहीं होगा? क्योंकि इस पॉइंट पर अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, इस पॉइंट पर अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, तो डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? मान लो ये मेरा फंक्शन है, ऐसा कुछ है, तो इस पॉइंट पर अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, इसका मतलब होता है कि मैं इसकी टेंजेंट, जो इसकी टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट पर, उसकी वैल्यू निकाल रहा हूं, उसके tan थीटा वगैरह की वैल्यू निकाल रहा हूं। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर यहां टेंजेंट बनाओगे तो कुछ ऐसे बन जाएगी, इसके हिसाब से टेंजेंट बनाओगे तो कुछ ऐसे बन जाएगी। तो मतलब टेंजेंट एक नहीं है, बड़ी सारी है। तो अगर टेंजेंट बड़ी सारी है, मतलब किसी भी ग्राफ में अगर ऐसे कोई एज आ जाती है, मान लो ये ग्राफ है ना, इस पॉइंट में यहाँ एज आ गई, तो ये जो एज आ गई इसकी वजह से ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा। तो ये जो पॉइंट था आपका डी साइड dx कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, उसको ग्राफ में हम कैसे देखेंगे? हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेंगे। और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का मतलब क्या है कि उसमें कोई भी ऐसी एज नहीं आनी चाहिए, लेकिन इसमें क्योंकि एज आ रही है तो ये हमारा फंक्शन वैलिड नहीं होगा। और भी क्वेश्चन दे रहा हूं, उसके बाद हम करेंगे कुछ जो प्रीवियस ईयर में इसी टॉपिक पर क्वेश्चंस आए हुए हैं वो, ठीक है। तो अब यहाँ बोर्ड पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। पहले खुद ट्राई करो, उसके बाद वीडियो देखना आगे। अभी पॉज कर लो, खुद ट्राई करो चारों के चारों, और अपना आंसर लिख लो कि इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, फिजिकली एक्सेप्टेबल है? कर लिया? चलो अब अपन करते हैं। तो सबसे पहले हमने सोचा साइन पाई एक्स को। देखो साइन का फंक्शन हो चाहे कोसाइन का फंक्शन हो, कोई डाउट नहीं है हमेशा कॉन्टिन्यूअस होंगे। तो कॉन्टिन्यूअस भी होंगे, इनकी कोई ना कोई वैल्यू भी आएगी ही, मतलब कि सिंगल वैल्यूड फंक्शन होंगे, कॉन्टिन्यूअस भी होंगे, सिंगल वैल्यूड होगा, कॉन्टिन्यूअस भी होगा और डिफरेंशिएबल भी होगा, है ना। साइन कोसाइन के तो फंक्शन सब होते हैं। इस क्वांटिटी को हर पॉइंट पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, इतना तो अपने को बेसिक आइडिया है। तो इसमें सिंगल वैल्यूड कॉन्टिन्यूअस होने की, डिफरेंशिएबल होने की, इन सब चीजों की दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत किस किस चीज की आ सकती है, वो है कि क्या ये स्क्वायर इंटीग्रेबल है या नहीं है ना, जो हमारा लास्ट पॉइंट था, इंटीग्रेबल है या नहीं है, इसको थोड़ा चेक करना पड़ेगा अपने को। देखो इसको चेक करने के लिए मैं 2 तरीके बताऊंगा। एक तरीका तो नॉर्मल कन्वेंशनल तरीका है, हमको जो वेव फंक्शन दिया होगा हम उसका स्क्वायर करेंगे, dx के साथ इंटीग्रेट वगैरह करेंगे और देखेंगे। उसके अलावा भी हम कुछ सोच सकते हैं ग्राफ से, ठीक है। चलो देखते हैं, ये अब मैं बिठा रहा हूं। चलो तो अगर मैंने पहले कन्वेंशनल तरीका देखते हैं। कन्वेंशनल तरीका क्या होगा, अगर हमारे पास कोई वेव फंक्शन दे रखा है, यहां पर हमारे पास साइन पाई एक्स दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, यहां से साई के मॉड का स्क्वायर निकाल लेंगे, ठीक है। साई के मॉड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर पाई एक्स, ये आ गया, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, हमको कंडीशन चेक करनी है कि क्या साई स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कुछ फाइनाइट वैल्यू दे रहा है या नहीं दे रहा है ना, जिसमें x आपका माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट तक वेरी करेगा। करके देखते हैं साई स्क्वायर, तो साई स्क्वायर ये रहा हमारा, तो साइन स्क्वायर पाई x dx का इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब देखो साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो करना आता नहीं है, तो कैसे करते हैं, इसको साइन स्क्वायर को कॉस टू वाली आइडेंटिटी से चेंज कर लेंगे। और हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2, है ना, ये तो पता होगा। तो यहां पर हमने रिप्लेस कर दिया, तो यहां हो गया साइन स्क्वायर पाई एक्स को हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस 2 पाई एक्स बाय 2 dx का इंटीग्रेशन। इस पूरे का भी इंटीग्रेशन करना है, अभी तो बस ये साइन स्क्वायर को चेंज किया, इंटीग्रेशन तो किया नहीं। अब देखो इंटीग्रेशन जब करेंगे मगर इसमें आपको एक बात दिख रही है, ध्यान से अगर आप देख पाओ तो ये 1/2 का जब इंटीग्रेशन होगा तो x/2 आ जाएगा, उसके बाद उसमें लिमिट लगाओगे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अब यहाँ पहले इनफाइनाइट को डाला फिर माइनस इनफाइनाइट को डाला, ये इनफाइनाइट ही आ गया, मतलब इनफाइनाइट बाय 2 प्लस इनफाइनाइट बाय 2, तो ये इनफाइनाइट ही आ गया। तो इसका मतलब जब मैं साइन स्क्वायर पाई एक्स को इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा कभी भी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ सकती। और अगर मेरी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं आ सकती, इसका मतलब जो मेरा वैल्यू है जो मेरा वेव फंक्शन है ये वेल डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, एक तो ये तरीका हो सकता है इसको सोचने का। ओके, तो मिटा दूं, जल्दी से उतार लो, 1 2 3 4। तो अब और क्या तरीका हो सकता है, हमेशा हम पेपर में इतना लंबा लंबा तो करेंगे नहीं, है ना, और क्या तरीका हो सकता है, और इसको सोचने का ये तरीका हो सकता है, यार साइन पाई एक्स ही तो है, साइन ही तो है, तो साइन का कुछ ना कुछ कर्व ऐसा होगा, है ना, बस कुछ ऐसा होगा, है ना, जो आपने ये हमारा साइन और ये हमारा एक्स, जो आपने यहाँ पर पाई डाला है ना बीच में, जो आपने यहाँ पाई डाला है, वो क्या चेंज कर देगा, वो चेंज कर देगा इसका टाइम पीरियड, इसका ये वेव फंक्शन कैसा चलता है उसको वो चेंज नहीं कर पाएगा, लेकिन इसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वो सबको ये चेंज कर देगा, है ना। तो वो सब जब चेंज हो भी जाएंगी तो भी इसकी ये सारी वैल्यूज, ये सब अंदर का माल पानी जो है वो तो कुछ वैसा ही रहेगा ना। तो जब कुछ वैसा ही रहेगा तो इनफाइनाइट पे जाते हुए भी, इनफाइनाइट पे पहुंच भी गए आप, कहीं भी पहुंच गए आप, हमेशा वो कुछ ना कुछ वैल्यू दे ही रहा है। अगर हर पॉइंट पे कुछ ना कुछ वैल्यू दे ही रहा है, जब आप इसका स्क्वायर करोगे, साई का इंटीग्रेशन नहीं करना होता, साई के स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना होता है, तो जब आप इसका स्क्वायर का कुछ ग्राफ बनाओगे, साई स्क्वायर का ग्राफ बनाओगे, तो वो कुछ ऐसा आ जाएगा कि इसका यूं हो गया, फिर इसका भी पॉजिटिव में चला गया, तो यूं 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 ऐसे चलता रहेगा। और इन सबको जब एडअप करोगे तो क्या लगता है कभी फाइनाइट चीज आ सकती है? नहीं, इनफाइनाइट ही आएगी, है ना। तो ये चीज जो है, जब भी हमारा इनफाइनाइट तक जाते हुए भी कोई चीज की वैल्यू जीरो नहीं होती, है ना, कोई भी चीज की वैल्यू जीरो नहीं होती, तो उसका आंसर यूजुअली हमारा वही आता है, क्या कहते हैं, इनफाइनाइट ही आता है ना। हटा दूं, मिटा दूं, चलो होम। चलो अब ये समझ में आ गया अगर अपने को, तो हम करते हैं दूसरा पार्ट। इसमें पहला पार्ट तो हमारा हो गया, और इसमें हमारा आया कि नहीं भाई, नो नो नो, ये शर्मा जी का लौंडा नहीं है, है ना। हमारा क्वेश्चन था स्पॉट शर्मा जी का लौंडा, ठीक है, लिख देते हैं, चलो स्पॉट शर्मा जी का लौंडा लौंडा, ठीक है। तो भाई ये तो नहीं है अपना शर्मा जी का लौंडा, ठीक है। आखिरी पॉइंट पे जाके ये मार्क खा गया, ठीक है, बाकी सब इसने सही किया था, आखिरी पॉइंट पे जाके मार्क खा गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 4 माइनस मॉड ऑफ एक्स, 4 माइनस मॉड ऑफ एक्स, चलो देखते हैं। अच्छा, यूजुअली ज्यादातर मॉड ऑफ एक्स, ये जो मॉड वाली चीज है ना, ये आपकी जो डिफरेंशिएबिलिटी होती है उसको हटा देती है। मतलब जैसे मैंने एक y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाया, y इक्वल्स टू एक्स का,
जब मैं ये y इक्वल्स टू एक्स का ग्राफ बनाऊंगा तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा, यहां पर x है और यहां पर y है, जितना x है उतना ही y है, तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। मगर अगर मैं y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का ग्राफ बनाऊं, y इक्वल्स टू मॉड ऑफ x का, तो देखना क्या चेंजेस आएंगे इसमें, यहां y यहां x। तो जब तो आपका x पॉजिटिव है, जब तो आपका x पॉजिटिव है, इट विल जस्ट बिहेव लाइक y इक्वल्स टू x, तो ये ऐसा ही बिहेव करेगा, है ना। लेकिन जब आपका x नेगेटिव है, जब आपने x नेगेटिव लिया तो ये जो है माइनस ऑफ माइनस एक्स की तरह खुलेगा, है ना, ये मॉड की बचपन वाली प्रॉपर्टीज है, वही है, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस एक्स की तरह खुलेगा, y इक्वल्स टू अभी भी x ही आएगा, ठीक है। मॉड का मतलब ही ये होता है जो चीज नेगेटिव में है उसको पॉजिटिव कर दो, तो ये चीज ऐसी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखो तो यहां पर एक पॉइंट आ गया, और ये वही पॉइंट है जिसके बारे में हमने पहले भी चर्चा करी थी कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए। जैसे ही ऐसा कोई पॉइंट आएगा तो हमारा इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाना मुश्किल हो जाएगा, और टेंजेंट नहीं बना पाएंगे तो वो डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा, ठीक है, वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये चीज गलत होती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं y इक्वल्स टू मॉड x, क्या ये फंक्शन हमारा वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन को दे सकता है, तो आप सीधा सीधा मना कर दोगे नो, ठीक। तो ये गया। अच्छा जी, इसको फिर हटाते हैं, मिटाते हैं एकदम, चलो जी हटा दिया। तो अब अपना सवाल आया कि क्या 4 माइनस मॉड ऑफ x को ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, देख लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। 4 माइनस मॉड ऑफ x, 4 माइनस मॉड ऑफ x में क्या होगा कि मॉड ऑफ x का जो कर्व था, मॉड ऑफ x का जो कर्व था ये, है ना, इस पूरे को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे ही तो हो रहा है, 4 माइनस मॉड ऑफ x तक पहुंचना है। पहले मॉड ऑफ x लिया, उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसका मतलब क्या है, जो आपका y और x की वैल्यूज हैं, तो y की वैल्यू जस्ट नेगेटिव हो जाएंगी, है ना, जस्ट नेगेटिव हो जाएंगी जो वो पहले थी, है ना। तो मतलब कि ये ऐसा है, ऐसा हो जाएगा। तो अगर माइनस ऑफ मॉड ऑफ x की बात की जाए, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x की बात की जाए तो वो कुछ ऐसा होगा, ये है मॉड ऑफ x का ग्राफ, ये है माइनस ऑफ मॉड ऑफ x का ग्राफ। अब यहां पर है माइनस ऑफ मॉड ऑफ x के साथ एक 4 ऐड भी कर दो, ठीक है। अब इसमें 4 ऐड कर देंगे तो ये पूरा ग्राफ जो है यहाँ 0 की जगह 4 हो जाएगा, यहाँ जहां 1 था उसकी जगह 3 हो जाएगा, ऐसे करते करते पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। तो ये 4 माइनस मॉड ऑफ x ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 4 माइनस मॉड ऑफ x का ग्राफ। क्या आपको दिख रहा है इस पॉइंट पे, ये पॉइंट हमें फिर से दिख रहा है, ये पॉइंट कैसा है, ये पॉइंट है नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट, और अगर ये पॉइंट नॉन डिफरेंशिएबल है तो नहीं, ये भाई भी अपना शर्मा जी का लौंडा नहीं है, नहीं है, नहीं है, हटा दूं, चलो ये हट गया। तो इसको हमने चेक कर लिया, इसको हमने चेक कर लिया, और ये भी नहीं है, अच्छा नहीं है ना, तो क्रॉस लगा देते हैं, क्रॉस, ठीक है। तो भाई साहब हम ढूंढते ढूंढते गए, पहले पे नहीं मिला, दूसरे पे गए नहीं मिला, तीसरे पे जाते हैं। देखो तीसरे को तो देखते ही बताना चाहिए ये नहीं है, क्यों नहीं है, 2 रीजन है। पहला, अच्छा हम क्या क्या चेक करते थे, कॉन्टिन्यूटी चेक करते थे, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते थे, हम ये चेक करते थे कि वो सिंगल वैल्यूड है या नहीं है। ये तो सिंगल वैल्यूड ही नहीं है, पहला पॉइंट ही जो था फाइनाइट एंड सिंगल वैल्यूड, ना फाइनाइट होगा ना सिंगल वैल्यूड होगा। मतलब जैसे मैंने साई लिया, साई को हर पॉइंट पे फाइनाइट होना था, हर पॉइंट पे फाइनाइट होना था। अगर इसको फाइनाइट होना था, मैं यहाँ x इक्वल्स टू इनफाइनाइट डालूं, x इक्वल्स टू जैसे ही इनफाइनाइट डाला तो क्या वैल्यूज आ रही हैं y की वैल्यूज आ रही हैं रूट अंडर इनफाइनाइट प्लस माइनस, ठीक है। तो अगर इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है इसका मतलब नॉट पॉसिबल, वेव फंक्शन पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी बात, प्लस माइनस 2, अगर x इक्वल्स टू मान लो तुमने 1 भी डाला तो भी y की वैल्यू क्या आ रही है इसमें, या वेव फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस माइनस ऑफ रूट अंडर 1। तो x की एक वैल्यू पर y की 2 वैल्यूज हैं, प्लस 1 भी है और माइनस 1 भी है। x की एक वैल्यू पर y की 2 वैल्यू, मतलब कि मल्टी वैल्यूड हो गया, नॉट पॉसिबल। ये भी अपना शर्मा जी का लौंडा नहीं है। ओए होए कब मिलेगा भाई तू, बहुत दिल लगाई तुमने तो है आने में, कोई नहीं। चलो अगला अपना चौथे पॉइंट पे आते हैं, ये हमको
बहुत उम्मीद है कि ये तीनों नहीं थे तो ये क्या पता हो जाए, क्या पता, देखते हैं ना। तो हमारा है e पर माइनस लैम्डा एक्स, ई पर माइनस लैम्डा एक्स, इसको देखते हैं। हमारे पास है e पर माइनस लैम्डा एक्स। अच्छा, e पर माइनस लैम्डा एक्स कैसा होगा ये यार, अब इसको तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा आई होप है। ये कुछ ऐसा होता है, e पर x का अगर ग्राफ बनाओगे आप तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ऐसा। ये होता है y इक्वल्स टू e की पावर x या फिर e की पावर ax ऐसा। अगर y इक्वल्स टू माइनस y इक्वल्स टू कुछ e पर माइनस कुछ ax या माइनस कुछ लैम्डा x बनाओगे तो वो कैसा होता है, x इक्वल्स टू जैसे ही आपने जीरो डाला, x जैसे ही जीरो डाला तो y इक्वल्स टू आपका e पर जीरो, मतलब कि 1 हो गया ये, है ना। x इक्वल्स टू जैसे ही माइनस इंफिनिटी डाला, माइनस इंफिनिटी डाला तो y इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो गया, तो मतलब यहां कुछ ऊपर से आ रहा है और यूं जा रहा है ना। लेकिन अभी अभी मैंने बोला जैसे ही x इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी डाला, जैसे ही x इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी डाला तो y हो गया हमारा इनफाइनाइट, x माइनस इंफिनिटी पे y इनफाइनाइट, नॉट पॉसिबल, नहीं हो सकता, ठीक है, पक्का। लेकिन देखो ये अगर यहां से इधर जाके देखो आप, x इक्वल्स टू इंफिनिटी पे जाओ, फॉर x इक्वल्स टू इंफिनिटी, फॉर x इक्वल्स टू इंफिनिटी, तो y क्या आ रहा है, y आ रहा है e की पावर माइनस a इंटू इंफिनिटी, मतलब कि e की पावर माइनस इंफिनिटी, और e की पावर माइनस इंफिनिटी का मतलब जीरो, है ना। तो अगर यहां से यहां तक का वेव फंक्शन होता तो हाँ वो एक्सेप्टेबल होता, क्योंकि y इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर जाने पर वो जीरो हो जा रहा है, और अगर वो जीरो हो जा रहा है तो वो जब आप उसका सम अप करोगे तो वो सम अप मतलब कि उसके एरियाज वगैरह निकालोगे तो वो जो एरियाज आएंगे वो कुछ फाइनाइट आ जाएंगे, और उनके फाइनाइट आने की वजह से ही वो स्क्वायर इंटीग्रेबल हो जाएगा। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ये सब मिटा रहा हूं मैं, लिखना है पॉज करके लिख लो, 1 2 3 चलो, है ना। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, जो कि हमने बचपन में कई बार डैम्ड ऑसिलेशन वगैरह पढ़ा है, ऐसा 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 ऐसा, है ना, ये, है ना। चाहे ऐसा कोई एग्जांपल ले लो, या चलो मैथ्स की बात कर लेते हैं। मैथ्स में हमारा कुछ ऐसा होता है ना, 1 प्लस हाफ प्लस 1/4 प्लस 1/8, है ना, ऐसा कुछ होता है। ऐसे करते करते वो इनफाइनाइट टर्म्स हो जाती हैं, इनफाइनाइट तक जा रहा होता है, तब भी इसको हम फॉर्मूला लगा के, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला लगा के a/1 माइनस r लिख देते हैं, और कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है 2। तो मतलब इन सब को आपने एडअप किया, ये सारी टर्म्स जो थी घटती जा रही थी, ऐसे ये जो है ये घटता जा रहा है। तो जब भी आपका घटता जा रहा हो कोई चीज और इनफाइनाइट तक भी जा रही हो, तब भी उसका जो सम है वो उसका जो सम है, हाँ उसका जो सम है वो फाइनाइट आ सकता है। तो अब अपना जो अगला सवाल है वो है गेट एग्जाम का 2001 का क्वेश्चन। ये 4 फंक्शन दे रखे हैं, वही 4 ऑप्शन थे हमारे पास, हमको बताना था इनमें से कौन सा एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन को दर्शाएगा। जल्दी से ट्राई करो, अपना आंसर कमेंट में लिख दो, फिर मैं बताता हूं। चलो करते हैं फिर, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा a tan x, यार ये देख के ही पता लग रहा है कि ये नहीं हो सकता। क्यों यार, tan x का ग्राफ कैसा होता है, tan x का ग्राफ होता है x इक्वल्स टू 0 पे तो 0, मगर जैसे ही आप π/2 पर जाओगे, x इक्वल्स टू π/2 पर, है ना, तो tan x हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इनफाइनाइट मतलब कि फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट नहीं है तो एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं दे सकता। तो भाई ये तो गलत है, मारी गोली। दूसरा a cos x, यार अभी थोड़ी देर पहले हमने a sin x की बात करी थी, sin x की नहीं sin πx की बात करी थी, बट उसमें हमने ये जाना था कि चाहे sin x हो cos x हो, इनके जो ग्राफ हैं कभी स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं हो सकते। मतलब कि इन सब के मॉड के साइज स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो हमेशा वो ग्रेटर देन, मतलब वो इनफाइनाइट टाइप आएगा, कभी भी फाइनाइट नहीं आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट टर्म्स का सम हो रहा है जिनमें से कोई भी 0 की तरफ टेंड नहीं कर रही। तो इन सब का जब सम निकालेंगे, इसका स्क्वायर करोगे तो अगेन ये सब ऊपर चले जाएंगे, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा cos स्क्वायर का, है ना, कुछ ऐसा सा ग्राफ बनेगा, उन सब का सम अप करोगे तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो ये स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है, गया। तीसरा पार्ट देखो, अब
इतना तो समझ में आ गया अपने को, इन दोनों में से ही कोई ना कोई आंसर होगा। ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान से समझते हैं, और इन दोनों को ध्यान से समझने की हमको जरूरत है भी। इसको तो बहुत ध्यान से समझना है क्योंकि आगे जाके ये बहुत काम आने वाला है। तो देखो ये जो चीज है सी कोई कांस्टेंट है, एक्सपोनेंशियल ऑफ e की पावर माइनस डी बाई एक्स स्क्वायर, ऐसा। बाकी सबको एक बार मिटा रहा हूं मैं। चलो, इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसा है कि कोई कांस्टेंट है, साथ में एक्सपोनेंशियल और अंदर है माइनस डी बाई एक्स स्क्वायर, और d की वैल्यू हमको बोल रखी है कि नेगेटिव है। देखो d की वैल्यू नेगेटिव होने का बहुत ही बढ़िया सिग्निफिकेंस है कि ये कुछ माइनस में होगा। d मान लो -1 हुआ, तो अगर ये -1 है तो माइनस ऑफ -1 बाई एक्स स्क्वायर है ना। कांस्टेंट c को भी अभी के लिए 1 ही मान लो, तो इसका मतलब कुछ एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसको देखना है हमें, है ना। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले क्या देखें, सबसे पहले तो वही देखते हैं कि क्या ये कहीं ना कहीं इनफाइनाइट तो नहीं हो रहा। अगर इनफाइनाइट नहीं हो रहा होगा तो उसके बाद देखेंगे क्या ये हमारा वो है कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो फिर डिफरेंशिएबल देखेंगे, डिफरेंशिएबल भी है तो फिर स्क्वायर इंटीग्रेबल देखेंगे। ऐसे करते करते काफी सारी चीजें देखेंगे। चलो देखते हैं इसको। अगर मैं ध्यान से देखूं, एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, मैंने सबसे पहले देखा कि x को चलो कोई बहुत बड़ा नंबर ले लेते हैं, या फिर x को टेंडिंग टू इंफिनिटी। और जब भी आपको टेंडिंग टू इंफिनिटी टाइप्स की चीज करनी हो ना, तो आप क्या करना, x को रिप्लेस कर देना 10 की पावर कुछ 5 से 10 से, ऐसा कुछ कर देना, क्योंकि 10 की पावर 10 कंसिडरेबली एक बहुत बड़ा नंबर है ना, तो काइंड ऑफ उसको इंफिनिटी अपन मान सकते हैं। तो देखो इसमें y की वैल्यू निकालो या फिर ये वेव फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो जो वेव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/10 की पावर 10 का स्क्वायर, है ना। तो काइंड ऑफ ये आ गया एक्सपोनेंशियल ऑफ 1/10 की पावर 20, और 1/10 की पावर 20 इज, यहां पर ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 0.000020 बार इनटू 1, तो काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 0। और एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 में कोई दिक्कत नहीं है हमें, एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 कोई दिक्कत देने वाली चीज है क्या, नहीं। e पावर 0, एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 मतलब e पावर 0 मतलब कि 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि x इक्वल्स टू इंफिनिटी पे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। x इक्वल्स टू इंफिनिटी पे इस पे कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो फिर भाई क्या इंफिनिटी पे दिक्कत नहीं आ रही तो किसी पे भी दिक्कत नहीं आएगी। देखते हैं क्या माइनस इंफिनिटी पे कोई दिक्कत आ रही है, नहीं। क्यों, यहां पर इंफिनिटी डालो चाहे माइनस इंफिनिटी डालो, स्क्वायर हो रहा है तो अगेन वो इंफिनिटी टाइप ही बन जाएगा, तो माइनस इंफिनिटी पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही। एक और पॉइंट हमेशा चेक करना, वो है x इक्वल्स टू 0 या फिर x टेंडिंग टू 0। तो जब आपका x 0 के करीब हो जाएगा, जब आपका x 0 के करीब हो जाएगा, तब देखते हैं क्या होगा। वेव फंक्शन की वैल्यू हो गई एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 बाय टेंडिंग टू 0। अब जैसे इंफिनिटी के लिए मैंने 10 की पावर 10 माना था ना, तो 0 के लिए 10 की पावर -10 मान लो। एक ही बात है यार, 10 की पावर -10 का मतलब क्या हो गया, 0.0000 करते करते 1, है ना। तो यहां पर है एक्सपोनेंशियल ऑफ 10 की पावर -10 और उसका स्क्वायर, ठीक। जब मैं इसका स्क्वायर भी कर दूंगा तो ये पॉजिटिव नहीं हो गया। अब ये मत सोच लेना भाई साहब ये 10 की पावर -10 का 10 की पावर प्लस हो गया, वो नहीं, ये माइनस में ही रहा, -20, है ना। और अगर ये माइनस में रहा तो मैं कह सकता हूं ये फाइनली हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ 10 की पावर 20, है ना। जो हमारा वेव फंक्शन है वो हो गया एक्सपोनेंशियल ऑफ 10 की पावर 20, मतलब कि e की पावर 10 की पावर 20 कितना बड़ा नंबर होगा, सोचो भाई साहब। e की पावर 10 के बाद 0 लगाते रहो, इतना बड़ा नंबर, e को इतनी बारी मल्टीप्लाई करना है, नहीं कर सकते ना, बहुत बड़ा नंबर है, मतलब कि इनफाइनाइट टेंड करेगा। तो हमारा जो वेव फंक्शन है वो इनफाइनाइट टेंड कर रहा है एट x इक्वल्स टू 0। तो अगर हमारा वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो जा रहा है किसी भी पॉइंट पर अगर हमारा वेव फंक्शन इनफाइनाइट हो जा रहा है, तो वो हमारा कंसीडरेबली एक वेल डिफाइंड, या सॉरी यार मैं वेल डिफाइंड बोल देता हूं, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं है, वो हमारा वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन नहीं है। तो ये भी गलत हो गया, सी पार्ट भी गलत हो गया। तो आंसर कौन सा बचा, डी ही बचा।
तो भाई साहब अगर पेपर में आता तो आप डायरेक्टली इन तीनों को अगर चेक कर लिया था तो इसको टिक लगा सकते थे, लेकिन अभी अपन इसको भी समझेंगे, ठीक है। चलो एक बार बाकी मिटा देता हूं। चलो जी, हमारा लास्ट है, इसमें E एंड F ग्रेटर देन 0 दे रखे हैं। चलो लास्ट पार्ट जो है वो है E इंटू एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसमें x इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर जो दिया है, सबसे पहले इसमें इस चीज का मतलब समझो। ये जो है ना एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग इंटू माइनस स्क्वायर, मतलब कि ऐसा एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स की पावर -2, कुछ अगर ऐसा आ जाए आपके पास, सॉरी माइनस ऑफ एक्स की पावर 2, ऐसा कुछ आ जाए, या फिर e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैसे भी लिख सकता है, एक ही बात है। इस चीज को जो है ना, हम इसको भी नहीं, अगर इसको थोड़ा सा और जनरलाइज करके लिखें तो e पावर माइनस लैम्डा एक्स स्क्वायर, साथ में कुछ a भी कांस्टेंट भी लगा लो, तो इस चीज को जो है ना हम गॉसियन फंक्शन टाइप का कहते हैं, गॉसियन फंक्शन। और ये जो गॉसियन फंक्शन होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारी फिजिक्स में, बहुत जगहों पर यूज होता है। जैसे एक एग्जांपल दे देता हूँ, इसके ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाऊंगा, बट छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो किसकी बात करें, हाँ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, जो कि कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाने वाले हैं। अब जो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे हमारे, ऐसा तो नहीं होगा कि सबके पास ही बराबर अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, नहीं, मतलब किसी इलेक्ट्रॉन के पास अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, किसी बाकियों के पास एकदम जीरो टाइप की एनर्जी होगी, है ना। तो इन जिन पे बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी ना, उन्हीं के पास एक अच्छी खासी क्षमता है कि वो कंडक्शन बैंड, वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएं, है ना। मतलब मान लो आपका ये कंडक्शन बैंड है और आपका ये वैलेंस बैंड है, तो इस वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने वाले कुछ सरफेस इलेक्ट्रॉन्स ही होंगे, है ना, सारे के सारे नहीं चले जाएंगे। और वो जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हीं की वजह से फिर फर्मी एनर्जी वगैरह भी आएगा, है ना। तो चलो एक बार इसको मिटाते हैं। तो आपको ये समझ में आया, जो सरफेस पे इलेक्ट्रॉन है उनके पास कुछ अच्छी खासी अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी। ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर चीज अगर आप इवेपोरेशन में देखो, तो जब पानी इवेपोरेट होता है तो हमने कोई 100 डिग्री सेल्सियस तो नहीं लिया हुआ, अगर मैंने नॉर्मल जमीन पे पानी रखा है तो कोई 100 डिग्री सेल्सियस का तो टेम्परेचर नहीं है, लेकिन फिर भी वहां पर कुछ सरफेस पानी के पार्टिकल्स, सरफेस वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जिनके पास कुछ अच्छी खासी एनर्जी होगी, जो कि तब भी इवेपोरेट हो जाएंगे, मतलब आसपास से एनर्जी लेंगे और इवेपोरेट हो जाएंगे। तो उन सारी चीजों के लिए, इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए ये फंक्शन, गॉसियन फंक्शन, बहुत ही मस्त काम में आता है। इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ठिश, ठीक है, कुछ ऐसा सा ग्राफ इसका बनता है गॉसियन। अब अगर x इक्वल्स टू आपने 0 डाला, अगर इस फंक्शन में x इक्वल्स टू 0 डालोगे तो क्या हो जाएगा, a इंटू ई की पावर 0, a इंटू ई की पावर 0, मतलब कि a, है ना। तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी a, ठीक। लेकिन ये जो है ये गॉसियन फंक्शन है। अच्छा, अगर हमसे सिर्फ यही 4 ऑप्शन में एक ऐसा भी ऑप्शन होता कि a इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर या माइनस बी एक्स स्क्वायर, कुछ ऐसा, तो ये तो पक्का आंसर होता, ये तो पक्का आंसर होता। क्यों पक्का आंसर होता, क्योंकि ये गॉसियन फंक्शन है। और देखो x जब भी आपका इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट जा रहा है तो ये वैल्यू ऑलमोस्ट 0 हो जा रही है, और उसकी वैल्यू अगर 0 हो जाएगी तो जब आप उसका स्क्वायर करके इंटीग्रेट भी करोगे तो वो हो जाएगा इंटीग्रेट, क्योंकि उसके अंदर का एरिया, जो भी उसके अंदर का एरिया है वो एक सही आएगा, मतलब कि वो फाइनाइट आएगा, है ना। तो वो स्क्वायर इंटीग्रेबल भी होगा और उसका एरिया भी आएगा। इसका इंटीग्रेशन वगैरह कैसे करते हैं वो भी हम आगे वाले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो लेकिन हमारा जो सवाल है वो ये तो है नहीं कि a e की पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर। हमारा जो सवाल है वो e इंटू एक्स मल्टीप्लाई किया हुआ है इस फंक्शन के साथ। अब इस फंक्शन के साथ अगर आप x मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये फंक्शन कुछ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। और वो कैसा अलग हो जाएगा देखते हैं। मान लो x इक्वल्स टू आपने 0 डाला, अगर आप x इक्वल्स टू 0 डालोगे, हमारा फंक्शन है e टाइम्स
x एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एफ एक्स स्क्वायर। आपने x इक्वल्स टू 0 डाला, जैसे ही आपने x इक्वल्स टू 0 डाला इस बंदे ने आंसर को 0 कर दिया, ठीक है। तो x इक्वल्स टू 0 पे आंसर 0 हो गया, कोई बात नहीं। आपने x कुछ बड़ा सा इनफाइनाइट टाइप का डाला। अब देखो, अगर कभी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लीनियर फंक्शन दोनों मल्टीप्लिकेशन में हैं, तो शॉर्ट टर्म में हमेशा लीनियर फंक्शन जीतता है और लॉन्ग टर्म में हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जीतता है। आपको पता है ना, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो होती है वो थोड़ा सा टाइम दो उसे तो वो बहुत तगड़ी हो जाती है, शुरुआत में कुछ ऐसा नहीं लग रहा होगा। तो ऐसा ही होगा कि अगर आप x इक्वल्स टू इंफिनिटी डालोगे तो यहां पर इस फंक्शन के हिसाब से ये x तो कह रहा है भाई इनफाइनाइट हो जाओ, लेकिन ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल वाला फंक्शन कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस इंफिनिटी। तो इसका मतलब यहां पर कह रहा है कि इनफाइनाइट हो जाओ और यहां पर कह रहा है कि 0 हो जाओ। किसकी बात मानी जाए? हमेशा एक्सपोनेंशियल की ही मानी जाएगी, हमेशा एक्सपोनेंशियल की ही मानी जाएगी। तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा, ना कि इनफाइनाइट आएगा। तो जब आप x इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे जाओगे तो आंसर 0 आएगा, ना कि इनफाइनाइट। क्यों? क्योंकि हमारा x वाला फंक्शन तो कह रहा था इनफाइनाइट हो जाओ, लेकिन हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन कह रहा था 0 हो जाओ। ठीक है, अगर यहां तक बात समझ में आ गई तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये ग्राफ अगर मैं राइट साइड में बनाऊं, इसका ग्राफ अगर मैं राइट साइड में बनाऊं तो वो कुछ ऐसा आएगा कि इनफाइनाइट पर तो ये 0 ही होने वाला है, इनफाइनाइट पर ये 0 ही होने वाला है। लेकिन अभी अभी मैंने बोला कि अगर आप छोटी वैल्यूज के लिए लोगे तो लीनियर फंक्शन जीतेगा। तो ये कुछ ऐसा आएगा और यूं हो जाएगा, मतलब कि x इक्वल्स टू 0 पर 0 जो कि हमारी कंडीशन भी थी, और x इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर 0 जो कि हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोल रहा था, लेकिन उसके बीच में ऐसे कुछ स्ट्रेट लाइन टाइप का आया। क्यों? क्योंकि लीनियर फंक्शन की बात मानी गई थोड़ी बहुत, है ना। अच्छा, ऐसे ही अगर आप इसको नेगेटिव x एक्सिस की तरफ लेकर जाना चाहो तो नेगेटिव x एक्सिस में ये जो x है, ये जो x है ये हमारा क्या करेगा, जो भी वैल्यू थी एक्सपोनेंशियल की उसको नेगेटिव भी करने लगेगा। अगर मैंने x नेगेटिव लिया तो ये नेगेटिव करने लगेगा, तो कुछ ऐसा नेगेटिव आएगा और फाइनली ये दोबारा से इधर 0 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक्सपोनेंशियल कह रहा था 0 हो जाओ तो 0 हो गया। तो कुछ ऐसा फंक्शन आएगा, ठीक है। अब जब ये ऐसा भी फंक्शन आ गया तो भी इसको स्क्वायर, तब भी आपको दिख रहा है कि कॉन्टिन्यूअस भी है, स्क्वायर इंटीग्रेबल भी है, डिफरेंशिएबल भी है, हर चीज है इसमें। स्क्वायर इंटीग्रेबल क्यों है? जब इसको स्क्वायर करोगे तो पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा, पूरा का पूरा ऊपर आ जाएगा, उसका इंटीग्रेशन करोगे, एरिया निकालोगे तो कुछ ना कुछ एरिया आएगा, है ना। और क्योंकि ये इनफाइनाइट पर जाकर 0 हो रहा है तो एरिया भी हमारा कुछ कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब कि ये जो फोर्थ पार्ट है ये बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। आपको लग रहा होगा भैया एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम लगा दिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नहीं, ये असल में 4 क्वेश्चन किया हमने एक तरह से, और ये जो कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही जरूरी था गॉसियन फंक्शन का, ठीक है। नाउ टाइम फॉर डू इट योरसेल्फ प्रॉब्लम। ये रहा हमारा सवाल, इसको आपको सॉल्व करना है, नीचे कमेंट डाउन करना है। ये TIFR का क्वेश्चन है 2013 का। इसमें एक ऑप्शन मैंने चेंज किया है क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर में था वो काफी ऑब्वियस था, ठीक है। नीचे आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और आज जो भी कुछ किया हमने उसके आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉर्मलाइजेशन के क्वेश्चंस करेंगे, जिसको हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मगर नॉर्मलाइजेशन को अब अच्छे से समझेंगे, उसका कॉन्सेप्ट भी एक बार रिवाइज करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस हैं जो कि रिलेवेंट होंगे वो भी करेंगे, और उसके बाद हम करने वाले हैं स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन। थैंक यू, बाय बाय।